देखिए, इस सेशन का बेसिक टारगेट ये बताना है कि कैसे एक इफ़ेक्टिव टीचर बना जा सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमको नॉलेज बहुत होता है या कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, बट हम उतना इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो अपने से एक्सपेक्टेड होता है। तो कुछ बेसिक बातें इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग का पार्ट है। किसी का ईगो हर्ट करना, अपने आप को सुपीरियर साबित करना इस क्लास का उद्देश्य नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में इसको ईगो पर ना ले, दिल पर ना ले, दिमाग में सेट करें कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी टीचिंग में मिसिंग है और हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब कुछ टीचिंग आइडियाज़ हैं जो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कोई सा भी टीचर जाके पढ़ा के आता है, टीचर पढ़ाता वही है सब कुछ। कुछ टीचर्स का फीडबैक बहुत बढ़िया आता है, कुछ टीचर्स का बेकार आता है। जिनका अच्छा आता है वो ज़िंदगी में आगे ग्रो करते जाते हैं, करते जाते हैं। जिनका बेकार आता है वो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं। जबकि 2-3 पॉइंट्स का खेल है सारा। क्या होता है, सबसे पहले कई फैक्टर्स है इसमें। सबसे पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो मैं पुट करूंगा बिहेवियर, और मुझे पता है इसको सब हल्के में लेंगे। अरे सर कैसी बातें करते हो, क्या होता है इनसे, बच्चा तो होता है पीटने कूटने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिहेवियर। आपको समझ लेना है कि जिंदगी में रेस्पेक्ट इज इन म्यूचुअलिज्म। इट इज नॉट ए पैरासाइटिज्म, इट्स नॉट ए कमेंसलिज्म, इट्स नॉट अमेंसलिज्म, इट्स प्योरली म्यूचुअलिज्म। अगर आप सामने वाले की रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगी। एक कांस्टेबल एक डीजीपी को प्रोटोकॉल्स के तहत सैल्यूट कर सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट करने में और सैल्यूट करने में बहुत डिफरेंस है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे से बहुत प्रॉपर बिहेवियर किया जाए। पेरेंट्स का भी बच्चा बदतमीज वही बनता है जिससे पेरेंट्स बदतमीज से बात करते हैं। कई बार हम लोग फिर कहते हैं कि यार ये तो हमारा बच्चा तो बड़ा बदतमीज है। वो आपकी कॉपी है, जेनेटिकल कॉपी भी है और बिहेवियरल कॉपी भी है, क्योंकि वो आपको देख रहा है। तो आप बिहेवियर वाइज में बात करता हूं तो सबसे पहले कुछ की टर्म्स ध्यान रखने। इस शब्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। तू भी एक शब्द ही है, आप भी एक शब्द ही है। तो इसको ज्यादा बोल देंगे तो अपना हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा या अपनी रेस्पेक्ट कम हो जाएगी, या WBC सरेंडर कर देगी, नहीं हम काम नहीं करते, ऐसे कमजोर लोग हैं, सबको आप बोलते हो। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। देखो एक चीज याद करो कि आप जिंदगी में खुद का सम्मान खोकर ही दूसरों का अपमान कर सकते हैं। दूसरों का अपमान करने का एकमात्र कॉन्सेप्ट ये है कि खुद का सम्मान पहले खोना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जैसे एनर्जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एनर्जी को आप एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी कांस्टेंट है। तो रेस्पेक्ट भी कांस्टेंट है। रेस्पेक्ट इज ए कांस्टेंट टर्म। अब मैं और केशव है तो मेरे और केशव के बीच में कांस्टेंट रेस्पेक्ट है। अगर मैं केशव की बेइज्जती करना चाहता हूं तो मुझे पहले खुद की करवानी पड़ेगी। इसे कांस्टेंट फिनोमिना। तो हमें सबसे पहले तो यह समझ लेना है कि भाई बोलना ही यही है। चाहे मन से बोलो, ऊपरी मन से बोलो, निचले मन से बोलो, जिस मन से बोलो, बोलना यही है। सेकंड चीज, आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्वमेंट। देखो मैंने कोई बीएड नहीं करी है और मेरे को पता भी नहीं, लेकिन मेरे को जितना आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से कि आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, वहां जाकर
जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह स्पीच ना दें, बच्चे से सवाल पूछें, उसको क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करें, उसका नाम लें, उसका नाम पूछें, उसको ये फील कराएं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको इम्पॉर्टेंट महसूस करना है, इम्पॉर्टेंस इज कॉन्स्टेंट, इम्पोर्टेंसी नहीं, इम्पॉर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी अलग चीज होती है ना। मतलब अगर कोई इंसान महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्णता, महत्वपूर्णता ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। अगर आपके लिए सामने वाला महत्वपूर्ण है तभी आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको गलतफहमी है कि मैं महत्वपूर्ण हूं बाकी सब बकवास है, तो आप एक दिन निपटोगे, ये मेरी गारंटी है। दुनिया की हर एक बर्बादी का फाउंडेशन आत्म महत्वपूर्णता से शुरू होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाके देख लो, किसी कंपनी को जाके देख लो, किसी कंट्री को जाके देख लो, जहां आत्म महत्वपूर्णता आती है वो कंट्री नहीं पड़ती है। जर्मनी के हालात देख लो, हिटलर को आत्म महत्वपूर्णता थी। तो हमें यह समझ लेना है कि हम आत्म महत्वपूर्णता से बचे। बच्चों को भी महत्वपूर्ण माने, तभी वो आपको महत्वपूर्ण मानेंगे। अर्नोल्ड अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं गया। अर्नोल्ड मिस्टर ओलंपिया 7 टाइम्स, द गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, अर्नोल्ड नेवर वेंट टू द, मतलब एक ही बार होता है नेवर वेंट टू, तो क्या मल्टीपल टाइम्स तो होता ही नहीं है, नहीं गया। बिकॉज हिज फादर एवरी टाइम टॉर्चर्ड हिम, बीटेड हिम, नेवर अप्रिशिएटेड हिम। तो पिताजी के दाह संस्कार में भी नहीं गया। तो हम किस खेत की मूली है कि बच्चा हमें महान समझे। क्यों समझे महान? हमने ऐसा क्या कर लिया? वो आ रहा है, हम पैसा ले रहे हैं, वो हमको दे रहा है, क्यों हमें महान समझे? बच्चा आपको फ्री में भी भगवान मान लेगा और पैसे देके भी आपको 2 कोटी का समझेगा। आपका बिहेवियर है, महत्वपूर्णता बहुत जरूरी है। उसका नाम याद रखने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि रट लो पहले, इसके चक्कर में सब्जेक्ट भूल जाओ, क्या मतलब है ना। तो नाम याद रखने की कोशिश कर लो बस, कि हाँ भाई इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, कोशिश कर लो। इससे बच्चे को और इंपॉर्टेंट फील होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आर साइलेंट हो रहा है बार बार, बट इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, माफ करिए। नाम याद रखने की कोशिश करें और उसको प्री क्लास वर्क दें कि भाई कल मेरी क्लास में जो है ऐसा सर्कस दिखाने वाला हूँ, उस सर्कस में ये सामान चाहिए, तेरे को पता होना चाहिए कि सर्कस में क्या दिखाऊंगा और क्या क्या सामान होते हैं उसमें। उसका एक सबसे इफेक्टिव तरीका है ना, प्री क्लास इन्वॉल्वमेंट। एक नया टॉपिक ले लेते हैं, प्री क्लास। कई बार हम क्लास लेना शुरू कर देते हैं और हमको लगता है कि बच्चा तो देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि उसे चैप्टर का नाम बताएं कि ये कल चैप्टर में शुरू करूंगा। उस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के आगे लिखे हुए जो सब टॉपिक्स हैं, वो जो भी स्टैंडर्ड बुक है, वॉट एवर स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड मॉड्यूल हो सकता है जो आप फॉलो कर रहे हैं कोचिंग में, या फिर स्टैंडर्ड बुक हो सकती है। इट कैन बी एनसीईआरटी, है ना, द नेशनल बुक ऑफ इंडिया। इससे तुझे उस चैप्टर के टॉपिक्स और सब टॉपिक लिख के लेके आने हैं, ताकि तुझे पेरीफेरी का आइडिया रहे कि इस टॉपिक में होता क्या है। वरना वो आके बैठ जाएगा ऐसे, आप पढ़ा रहे हो बच्चों न्यूटन का नियम, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। बोले सर इसका गिनती नहीं आती थी क्या न्यूटन को? क्यों नहीं बताया उसने चौथा नियम? बताओ हमको पूरी बात। ऐसी अजीब अजीब बातें कर सकता है, वो करता भी है, अलूल जुल सवाल करता है। प्री क्लास वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे उसका इन्वॉल्वमेंट आता है और आपको भी ध्यान चलता है कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सिंसियर है। अब मान लो बच्चा क्लास में आ गया, लेकिन देखो हमने काम दिया तो सारे बच्चे तो काम नहीं करेंगे,
ये तो फिक्स है। इंडियन आर्मी में जितने फौजी है सारे फौजी गोली चलाते हैं क्या? चाहे कमांड मिलती होगी चलो मारो इनको, भाई कुछ एक से बंदूक नहीं चलती, घबरा जाते हैं बेचारे। तो नियम है दुनिया में हर जगह। 80% लोग काम नहीं करते हैं, 20% ही करते हैं। 80-20 का रूल एप्लीकेबल है। आपको शायद पता नहीं होगा, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, इसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। ये पता है प्रिंसिपल कहाँ से आया? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में स्टडी हुई, देखा गया कि वहाँ की 80% जमीनें 20% लोगों के पास में है। तो 80% रियल एस्टेट पे 20% लोगों का कब्जा है। फिर इस कॉन्सेप्ट को दूसरे फील्ड में चेक किया गया कि पैसे के बारे में चेक करो, चलो बोले यही निकल के आ रहा है। चलो काम के बारे में चेक करो, बोले यही निकल के आ रहा है। किसी चीज़ के बारे में चेक किया, यही निकल के आया, 20% लोग सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो मान लो बच्चा नहीं करके आया है ना, 20% बच्चे करके लेके आएंगे। आप इन्फ्लुएंशियल टीचर है तो 80% से भी करवा सकते हैं, करके लेके आ गए। आपको लग रहा है कि यार अब जो भी है चेक नहीं कर पा रहे आप या कुछ नहीं कर पा रहे, आप खुद इसको बनाइए। जैसे मैंने 12th क्लास में भी सॉल्यूशन चैप्टर की क्लास ली, तो ये क्लास से पहले का सीन है। मतलब पहले का सीन नहीं है, मैंने ड्यूरिंग द क्लास, तो मेरी पहली क्लास जिसमें मैंने बनाया कि दो चीज़ें मिक्स होती है तो उससे मिक्सर बनता है। मिक्सर 3 टाइप के हो सकते हैं, सस्पेंशन, कॉलोइड सॉल्यूशन, फिर उसके बारे में बताया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूट होता है। फिर इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट। फिर कुछ लॉज हैं इसमें, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। फिर सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। फिर ये सब बताया मैंने, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ODR से होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो भी आगे और भी ये क्या रिलेटिव है, ये सब है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बता दिया। तो अब अगर बच्चा काम करके भी नहीं आया ना, तो उसको पता है कि ये चैप्टर है, जैसे बाहर कुछ नहीं है उसमें, तो उसको कॉन्फिडेंस फील होता है। और आप जब ऐसा काम करते हो ना, तो आपका क्लास में बनता है कॉन्सेंट्रेशन। कई लोग पूछते हैं ना कि पैसे से मज़ा आता है कि सक्सेस से मज़ा आता है, कि नाम कमाने से मज़ा आता है, कि अच्छे कपड़े पहनने से मज़ा आता है, कि अच्छा दिखने से मज़ा आता है, कि बॉडी बनाने से मज़ा आता है, कि अच्छा खाने से मज़ा आता है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कॉन्सेंट्रेट करने से। करके देख लो, पता लग जाए। आप जितने भी एक्सट्रीम महान लोगों को जानते हैं, जिनकी आप वैल्यू करते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, वो इंसान जब प्रवचन देता था तो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन से देता था। वो एक बात याद करके आता था और वहां पे 9 बातें अपने आप निकल जाती थी उससे, क्योंकि ही वॉज एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड। और घबराते हुए जाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो जो याद होगा वो भी भूल जाओगे। कंसंट्रेशन की पहली शर्त है फियर नहीं होना चाहिए, बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। यहां से वहां भाग रहे हो, ऐसा चलता हुआ टीचर कभी अच्छा नहीं टीच कर सकता, मैं डैम श्योर हूं। मैं ऐसे चलते चलते आप लोगों को बोल रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव, लोअरिंग वेपर प्रेशर, बताओ कितना बेकार लग रहा हूं। चलता हुआ टीचर कभी सामने वाले को स्टिल नहीं कर सकता। स्टिलनेस, एक टर्म होती है स्टिलनेस, स्थिरता। वो आप में होगी तो सामने वाले में होगी ना। स्टिलनेस इज द फाउंडेशन फॉर कंसंट्रेशन। असीम एकाग्रता जो होती है ना, वो दुनिया में कुछ भी असीम हासिल करने का रास्ता है। कई लोगों को लगता है कि हम आज क्लास में जाके ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि मजा नहीं आया। मैं क्लास में पढ़ाने जाता ही नहीं हूं, मैं तो मजे लेने जाता हूं, बच्चों के नहीं, अपने आप के, कि मैं कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करके आ रहा हूं। मैं सिर्फ कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करता हूं। और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका आपको बता रहा हूं, जो आपकी जिंदगी में काम आएगा। अपने बोले हुए शब्दों को सुनते रहो। मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं, तो कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होता। अपने आप को सुनना, अपने आप को सुनना ही एकमात्र रास्ता है बिना गलती के किसी भी मुद्दे पर बोल देने का।
खुद को नहीं सुनोगे, रट के जाओगे तब भी गलतियां करोगे, टीपते रहोगे। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं पिछली बार क्लास में किताब लेके कब गया था, याद ही नहीं आता कभी गलती से भी। स्लाइड लेके कब गया था मुझे याद नहीं आता। हाँ, रिवीजन करवाना तो जरूरत पड़ती है क्योंकि आप इतना फास्ट लिख नहीं सकते। लेकिन जब आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट को महसूस करेंगे, कंटेंट को सुनेंगे, तो आपको सुकून मिलेगा। फिर आपको घर पे जाके त्राटक का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा सुकून वही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे फोकस से, पूरे कंसंट्रेशन से काम नहीं कर रहे हो, तो गारंटी है कि साइकेट्रिस्ट के पेशेंट, अगले पेशेंट, अगला टिकट आपका कटना तय है, आपको फीस देनी। जहां पर एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है वहां स्ट्रेस नहीं हो सकता, वहां एंजाइटी नहीं हो सकती, वहां हाबड़ तबड़ जल्दबाजी नहीं हो सकती। और जहां जल्दबाजी है वहां कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम, बिकॉज यू एंड अप डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। टीचिंग इज 80% स्पीकिंग। टीचिंग में 80% बोलना होता है, और बोलने को बोलना नहीं बोलते हैं, बोलने को बोलना नहीं बोलते, रुकने को बोलना बोलते हैं। जो रुक नहीं सकता क्या खाक बोलेगा? शिकार करने को शिकार करना नहीं बोलते हैं, एक कदम पीछे आके फोकस करने को शिकार करना बोलते हैं। तो बोलने को बोलना नहीं बोलते हैं। मोदी और राहुल गांधी में मेजर डिफरेंस है ये। वो रुक नहीं सकता, उनको पोज लेना नहीं आता राहुल गांधी को, और पोज भी लेता है तो ऐसी जगह पे लेता है जहां जरूरत नहीं थी। पोज ऐसी जगह पर ले रहा है वो जहां जरूरत थी ही नहीं, बट पोज ले लिया। तो बोलने को बोलना नहीं बोलते हैं, रुकने को बोलना बोलते हैं। हाँ, बिहेवियर की बात मैं कर रहा था। किसी भी स्टूडेंट से बिल्कुल बदतमीजी नहीं करो, उल्टी सीधी बातें, डबल मीनिंग की बातें नहीं करो। आपको लग रहा है ना बहुत कूल प्रूव हो रहे हो उनके सामने, नो, यू आर लूजिंग योर रेस्पेक्ट। आपको लग रहा होगा कि आप कॉलेज के दिनों की याद दिला रहे हो उनको, अरे जाओ, कुछ नहीं होगा उससे। पता है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बात आप मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे और भी अच्छी बात है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। स्वामी राधाकृष्णन, नाम से ही बोल रहा हूं, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, वो प्रेसिडेंट बन गए। उनके बर्थडे पे ही शायद हम लोग टीचर्स डे बनाते हैं इंडिया में, राष्ट्रपति तक पहुंचा वो बंदा। टीचिंग एक वो प्रोफेशन है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्किल काम आती है, वो आती है बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। रोज टीचर फ्री में पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो कितनी सुपर पावर है। अपने आप को बेवकूफ मानता है, सामने वाले को बेवकूफ मानता है। जिस दिन सामने वाले को महान मानना शुरू कर दे, अपने आप को बेवकूफ नहीं मानेगा। टीचिंग दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे बड़ी। इससे ऊपर मैं किसी प्रोफेशन को नहीं मानता और ना मानूंगा इस जन्म, जब तक जिंदा हूं तब तक। अगर मोदी आगे स्पीच दे रहा है तो बता तो अपनी योजनाओं के बारे में रहा है ना, कि हमने एलपीजी पे इतनी सब्सिडी दे दी है, हमने इतने शौचालय बनवा दिए, हम इतने लाख परिवारों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, हमने 370 हटा दिए, राम मंदिर जितने काम करवा दिए। आके टीचिंग ही तो कर रहा है।
और क्या कर रहा है बताओ? मैं मोदी और राहुल गांधी में किसी का समर्थक नहीं हूं और किसी का भी दुश्मन नहीं हूं। मुझे दोनों में से कोई भी किसी भी तौर पे पसंद या नापसंद नहीं है। मैंने कभी वोट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि सफलता खुद की जिम्मेदारी है ना। अभी मैं पहली बार क्लास में ही बोल रहा था कि हम मंत्रियों से उम्मीद नहीं कर सकते या फिर नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो आपको जाते ही चैप्टर समरी बनाओ, उनके सामने बना दो, उनको फील आएगा कि यार क्या मास्टर है यार, पूरा चैप्टर एक स्लाइड पे बना दिया यार, क्या तो बंदे की नॉलेज है। अच्छा, हवा में नहीं बन जाएगा, पहले मेहनत करके जाना पड़ेगा उसके लिए। आप लोग जाते ही ये नहीं बना सकते कि ये लो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। इट्स टफ, आसान नहीं होगा ये। अभी जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो आसान लग रहा है, अभी जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो आसान लग रहा है, आसान था नहीं। चैप्टर समरी बनाओ, और उस चैप्टर समरी जैसे ही बन गई बोर्ड पे तो क्लास का पूरा माहौल बनाओ। क्या मेरे साथ में बोलो सबके सब जोर जोर से। एनर्जी वाइब्रेट होती है उससे, एनर्जी सर्कुलेट होती है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, आपको एनर्जी फील होगी। इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। पहले वो जो खुद के काम को करने के बाद फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, इरिटेटेड महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरे वो जिनको काम करके ही एनर्जी मिलती है। पता दोनों में क्या डिफरेंस था? पहले ने काम बिना कंसंट्रेशन से किया तो उसको थकान हो गई। जिसको एनर्जी मिल रही है उसने अपना काम एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के साथ में किया है। तो ये चैप्टर समरी आपने बना दी, उसके बाद कोशिश करो कि आप वहां पर माहौल बनाओ। देखो जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑफलाइन क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लास के बारे में, क्लास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो इंश्योर करिए कि आप उस चैप्टर की PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT के जो एग्जाम्पल है या उसकी बैक एक्सरसाइज है या एग्जाम्पलर है, यहाँ EX का मतलब एग्जाम्पल है, बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पलर, और अपन कुछ मॉड्यूल या क्यू बैंक है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट में वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ सेल्सियस के लिए नहीं बना रहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। मॉड्यूल है या क्यू बैंक है, क्योंकि दुनिया में इसको और भी बहुत सारे लोग देखेंगे, आज बता देता हूँ आपको, बट आप इस चीज़ के लिए प्रिविलेज्ड हैं कि आप लाइव देख रहे हैं। मॉड्यूल है या क्यू बैंक है, कुछ भी है तो वो भी अपने को सॉल्व करवानी है। और मान लो बच्चा ऐसा है जो 11वीं 12वीं में है, क्लास उसकी ऐसी है जो 11वीं है या फिर 12वीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसे बहुत मेहनत करवाई जा सकती है। तो कोशिश करो कि उसको बोलो कि ये 10 PYQs दे रहा हूँ, इसको कॉपी में सब्जेक्टिव फॉर्म में करके लेके आना। जितना उसका पेन चलेगा ना, उतना ही उसके ब्रेन में वो कंटेंट सेट होगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जब मैं इस क्लास में आ रहा था तो मैं शायद मित्तल सर से बात कर रहा था, मैंने आपको ऐसा कुछ उस वक्त बताया था, लेकिन जैसे मेरा मार्केट चलना शुरू हुआ सब कुछ कंटेंट आ गया। ये बच्चों के साथ भी होता है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब बोलूंगा वहां जाके, बट ऐसा हो गया। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो पाया, कि जब पेन चलाते हैं ना तो आपके पेपर या पेन और दिमाग के बीच में कुछ ऐसा होता है जो मैजिकल होता है, वो क्लैरिटी होती है, वो फोकस होता है, वो एनर्जी होती है, जिसको आप भगवान भी कह सकते हैं। क्लैरिटी ही भगवान है। किसी भी चीज के बारे में क्लैरिटी होना इज गॉड, क्लैरिटी नहीं होना इज भूत। आप निपट जाओगे, आप मारे जाओगे, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये आप कोशिश करें, और यही पोस्ट क्लास का इन्वॉल्वमेंट है। पोस्ट क्लास में आप ये देखें कि मैं कल क्या करवाऊंगा,
पोस्ट क्लास एक दिन प्री क्लास बनेगी, प्री क्लास एक दिन पोस्ट क्लास बनेगी। क्लास आपकी हो गई तो बच्चों को होमवर्क देना मस्ट है। वो टीचर जो होमवर्क नहीं देता उसको डबल वर्क करना पड़ता है बच्चों के ऊपर। कई लोगों को लगता है होमवर्क क्यों दे, हम इतना टाइम बचता ही नहीं है। जो टीचर भी होमवर्क नहीं दे रहा उसको बच्चों के ऊपर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मैं डैम श्योर हूँ। कुछ होमवर्क दिख नहीं रहा, कुछ भी दे दो, बोले राम नाम लिख के ले आया 20 बार, बोले नहीं सर मैं तो मैं तो हिंदू हुई नहीं, चल तू अल्लाह का नाम लिख के आया, 786 लिख के लेके आ, कुछ दे के आओ उनको, चल तेरा नाम लिख के लेके आ जाना, चल अपने 10 तरीके से अपने ऑटोग्राफ दे के लाना। ऐसा काम देना नहीं है, बट काम तो देना ही है। काम नहीं दे रहे हो तो आपके ऊपर काम बढ़ेगा, पक्का है ये तो। कई लोगों को लगता है ना मैं बहुत काम देता हूँ, गुस्से में ही रहता हूँ, कई लोगों को लगता है ऐसा, ऐसा है नहीं। मैं गुस्सा आपसे नहीं हूँ, आपके काम करने के तरीके से हूँ। आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा मैं? मेरी कौन सी दुश्मनी है आपसे? आपने मेरे परिवार में किसकी हत्या कर दी? किसकी हत्या करी? किसी की तो नहीं करी। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा आपसे? खुद को बर्बाद करने का एक ही रास्ता है, गुस्सा करो। मैं नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि गुस्सा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक कोयले का पीस लेकर अपने हाथ में रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं दूसरे के ऊपर फेंक दूंगा। आपके हाथ में जलता हुआ कोयला है, अंगारा है, और आप उसको हाथ में रखे हुए दूसरे का वेट कर रहे हैं इसको मारूंगा, उससे पहले तो आप खुद जल जाएंगे। अंगारा उठाएंगे तो खुद तो जलेंगे फेंकने के लिए। तो होमवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, ये देना ही है। और इसमें कोशिश करें कि 5 से 10 क्वेश्चन रखें। कई लोग होते हैं पूरे हफ्ते होमवर्क नहीं देते हैं, उसके बाद बोलेंगे एक साथ 150 क्वेश्चन करके लेके आना। अरे मशीन थोड़ी ना है, टाबर है। बाढ़ से कोई फसल पैदा थोड़ी ना होती यार। बाढ़ आ गई तो बाढ़ तो इज डिस्ट्रक्टिव, दिस इज द बाढ़, दिस इज द फ्लड। उससे तो चीजें टूटेगी, बर्बाद होंगी। 5-10 क्वेश्चन देते रहो हमेशा। और तभी तो डीपीपी का कॉन्सेप्ट आया। डीपीपी टीचर लोग होमवर्क नहीं दे रहे थे तो लोगों ने बना दी। बाकी आप मॉड्यूल से 5 से 10 क्वेश्चन रोज दो उनको, और बोले सब्जेक्टिव फॉर्मेट में करके लेके आना है, इसको लिख के लेके आना। देखो टीचिंग प्रोफेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है अगर आप इसको मानते हो तो, और सबसे घटिया प्रोफेशन है नहीं मानते हो तो। मुझे लगता है कि टीचिंग से सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टीचिंग, एवरीथिंग। उसके बाद में फीडबैक तो लेते ही रहते हैं, सिस्टम लेता रहता है। आप भी अपने लेवल पर फीडबैक ले सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स का ध्यान रखें, उनसे आप फीडबैक लेते रहें कि मैं तुमसे फीडबैक लेता रहूँगा। और बस ये कुछ बेसिक बातें होती, बस मेरा मतलब यही है। देखो मैं ये एक चैप्टर टीच कर रहा था, शायद रक्षा ने हटाई दी स्लाइड्स यार, सो सॉरी फॉर दैट। बट इस चैप्टर में मैंने कम से कम 10 से 12 बार ऐसा बनाया है, जैसे मैंने लेट्स सी मैंने अगर ये लॉज ले लिया ना एक साथ, तो फिर हेनरीज लॉ को ऐसे, राउट्स लॉ को ऐसे, डाल्टन्स लॉ को ऐसे समझा दिया। आइडियल मतलब यहाँ सॉल्यूशन ले लिया, आइडियल इनको भी ऐसे ही समझाया पूरे को। मैं नोट्स मतलब माइंड मैप्स बनाने में बिलीव करता हूँ क्लास में। मैं लिखवाता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ लिखो। वो टीचिंग बहुत एंशियंट मेथड है, वो बहुत मतलब पुराना तरीका है, लिखवाओ विखवाओ सब। ये तरीका मुझे बहुत सही लगता है। अब मुझे लगता है कि इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। अभी मैं आपको जिस तरीके से टीच कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। इससे बार बार स्लाइड चेंज नहीं होती है, एक ही जगह पर मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। पता है इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेक्स्ट कंटेंट को फोटो में कन्वर्ट करना। और हमारे लिए ऐसे कहा जाता है कि हमारी जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी वो वर्ड मेमोरी से ज़्यादा होती है हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट था, उस पूरे टेक्स्ट को मैंने एक फोटो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या हो रहा है इससे, क्या हो रहा है इससे? इससे ये हो रहा है कि एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन फिजियो का स्टिमुलेशन ऑफ नर्व। तो जो हमारी ऑप्टिक नर्व है ना, उस पर कंटेंट लगातार हिट कर रहा है, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। नो डाउट कि आपका ध्यान यहां पर है अभी, लेकिन ये कंटेंट भी आपको हिट कर रहा है।
सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। लेकिन मैं स्लाइड चेंज कर लेता तो ये कंटेंट आपको हिट नहीं करता, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो अब मैं वहां पर लिख रहा हूं, फिर भी ये कंटेंट आपके पास जा रहा है। ये ब्यूटी है टेक्स्ट कंटेंट को फोटोग्राफिक कंटेंट में कन्वर्ट करने की, माइंड मैप में कन्वर्ट करने की। आप बार बार स्लाइड चेंज करते हो, देखो बार बार आप कुछ भी चेंज करोगे ना, आप निपट जाओगे। स्लाइड, पोजीशन, फोकस, माइंडसेट, कुछ भी चेंज करोगे तो दैट विल बी फिनिश्ड। तो एक चीज फिक्स कर लो, जैसे एक कुत्ता होता है, वो रोड को क्रॉस करने के लिए जाता है, गया गया, फिर माइंड चेंज कर लेता है, फिर घूम के आता है और उसमें उसके लगती है टक्कर और रोड पे चिपक जाता है। गाय गई, गाय ने डिसाइड कर लिया मेरे को तो रोड पे बैठना है, कौन टक्कर मार रहा है उसको, रोड पे बैठी है आराम से, लेकिन फिक्स माइंडसेट है। कुत्ता तो बहुत तेज चल रहा था बट फिर भी निपट गया, उसका माइंडसेट फिक्स नहीं है, वो कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है। गाय का फिक्स था, गाय हाईवे पे ऐसे बैठी रहे तब भी नहीं मरेगी, क्योंकि फिक्स माइंडसेट के साथ में है। अच्छा, जो बड़े जो होते हैं ना जानवर, गाय भैंस, ये बैक नहीं जाते, इनके बैक गियर नहीं होता, रिवर्स गियर नहीं होता। कभी देखा आपने? या तो रुक जाएंगे या आगे जाएंगे, पीछे नहीं आते कभी भी। कुत्ते के साथ वो छोड़ा, वो फास्ट यूं आ जाता है फट से और वही निपट जाता है। तो बहुत स्टैटिक रहना होता है अपने को, बहुत स्टैटिक। और लिखो, राइट मोर, टीच लेस, यहां लिख देता हूं, 4-5 बातें लिखता हूं। टीच लेस, है ना, स्पीक लेस, चेंज लेस। चेंज लेस मतलब स्लाइड भी और खुद की पोजीशन भी बार बार चेंज नहीं करनी है। राइट मोर, बोलना है तो एक जगह बिल्कुल स्टैटिक होके बोलो, ज्यादा पढ़ाना भी नहीं, ये लिखो वो लिखो, ये कर लेना वो कर लेना, वो बच्चा इमेच्योर है, उसको कुछ नहीं पता अभी। स्पीक लेस, अननेसेसरी बोलने की जरूरत नहीं। बोलना मतलब रुकना होता है। चेंज लेस, पोजीशन स्लाइड को चेंज नहीं करना। अब कई लोगों को तो ये लग गया आजकल इसमें खूब स्लाइडें होती है, धनाद ऐसे, यस आज मैं 20 स्लाइड भर के आया, अरे तो तूने सत्यानाश किया उस टाबर का। तभी तो टाबरों को इन डिजिटल बोर्ड से नफरत होगी। क्यों? व्हाइट बोर्ड से प्रेम क्यों था उनको? इसलिए प्रेम था। व्हाइट बोर्ड लेक्चर से आज भी बच्चों को प्रेम क्यों है? वो स्टैटिक है। इनके लेक्चर को क्यों क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो ले आते हैं खुद की स्लाइड्स और ले अंडरलाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट अंडरलाइन नेक्स्ट। वो रिवीजन के लिए बेस्ट है, टीचिंग के लिए बेस्ट नहीं है। हाथ से काम करना होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इस टॉक के माध्यम से मैं अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप महत्वपूर्ण बन पाए। थैंक यू सो मच। हाँ तो भाई एक और चीज़ ये आ गई कि आप जो है ना सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लें, सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें। ओझा सर का ये कहना है कि अगर आप सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेते हैं तो आप डाउट सॉल्व कम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा कहाँ फंस सकता है, क्योंकि आप फंस चुके हैं। अब आपने खुद ने सॉल्व नहीं करें तो बच्चे डाउट बहुत पूछते हैं। कि डाउट क्यों पूछ रहे हैं बच्चे? क्योंकि आपने खुद ने सॉल्व नहीं किया। तो आप अगर एक बार सॉल्व कर लेते हैं उसको, तो आपको उसको 10 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा 10 बच्चों के लिए। तो बेटर यह है कि आप कंटेंट को प्री क्लास सॉल्व कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ताकि आप कहाँ फंसे, है ना, तो आपको पता रहे कि मैं यार यहाँ फंस गया था और ये पॉइंट मुझे बच्चों को इस दौरान बताना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। और PYQs तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं ज़िंदगी में।
PYQs करवाने करवाने, और ये सब देखो 11th 12th में तो ये सब चीज़ें हैं ना कॉपी में ही भरी होनी चाहिए, कॉपी में ही करवाओ उनसे। और फिर उनको ये भी बोलो कि हर चैप्टर की समरी बनाओ, हर चैप्टर की समरी बच्चों से बनवानी है अपने को, समरी हर चैप्टर की समरी बच्चों से बनानी, समरी बनाओ। क्योंकि समरी मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इस चीज़ के कि आपका कंटेंट कितना समराइज्ड है, और इन्वर्स में होता है उस चीज़ के कि आपका कंटेंट कितना डिफ्यूज्ड है। फैला हुआ कंटेंट रहेगा, ये भी है वो भी है, 2 इस मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, 3 इस क्यूबैंक में लिखे हुए हैं, रजिस्टर में लिखे हुए हैं, तो कंटेंट इज डिफ्यूज्ड, सो यू विल बी कंफ्यूज्ड, विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। समरी बनाना बहुत ज़रूरी है उनसे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को फॉलो करनी चाहिए, और अपनी रेस्पेक्ट करो खुद की। देखो इस दुनिया में रेस्पेक्ट वही इंसान अर्न कर पाया है जिसने खुद की रेस्पेक्ट करी है। तो बच्चों से हम किसी भी फॉर्मेट में बहुत लूज टॉक्स ना करें, लूज टॉक्स। आप खुद की रेस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको कुछ मानेंगे, कुछ वैल्यूबल मानेंगे। आप नहीं कर पाओगे ये सब तो टीचर्स बहुत सारे हैं और आप भी उन बहुत सारे टीचर्स में रहोगे, फिर कभी वैल्यूबल नहीं बन पाओगे, कोई मतलब नहीं। आपने कोई प्रोफेशन चूज किया और उसके वैल्यूबल इंसान नहीं बन पाए ना। प्रोफेशन छोटा नहीं होता, आदमी छोटा होता है अपने कर्मों से। प्रोफेशन सारे बहुत बड़े हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से। पहले तो ये था कि एक ज्योग्राफिकल बैरियर भी था टीचिंग सेक्टर में, पहले एक ज्योग्राफिकल बैरियर था कि मैं तो गांव का टीचर या ढाणी का टीचर हूँ यार, मैं तो दिल्ली के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, न्यूयॉर्क के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, या पटना के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नाउ दैट इज इवन गॉन, ज्योग्राफिकल कैचमेंट एरिया भी फिनिश हो गया। अब तो अगर आप में है काबिलियत तो दुनिया आपसे पढ़ लेगी, नहीं है तो फिर नहीं पढ़ेगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। ये नोट्स आपके साथ में शेयर हो जाएंगे, लेक्चर भी आपके साथ में शेयर हो जाएगा। क्लास में जाने से पहले एक बार उनको 1 महीने तक देखते हुए जाएं, देख के जाएं, तो आप में अपने आप धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। एकदम से नहीं आएगा ये, क्योंकि मेरे में भी नहीं आया एकदम से, या किसी भी अच्छे टीचर में नहीं आया एकदम से। अच्छे टीचर बनना एक प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, और वो एफर्ट होता है खुद का कि मुझे अच्छा टीचर बनना है। दैट इज चॉइस। रमाकांत आचरेकर के बहुत सारे स्टूडेंट थे, बट सचिन के पास चॉइस थी कि मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, and he became God of cricket. So that is choice, pure choice.